शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी होती है जो बंद भागी के दरवाजे बहुत आसानी से खोल देती है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर संजय बयानी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आपने बेशकीमती समय अपना दिया, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप शिक्षा के इस मुकाम पर पहुँचे कि लोगों को शिक्षित कर पा रहे हैं, तो इसका क्या श्रेय आप किसको देते हैं, अपने किस गुण को देते हैं, क्या कारण रहा आपका? देखिए, सक्सेस तो मुझे लगता है कि हर इंसान को ही मिलने को तैयार होती है जी। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि जिस चीज़ में आपकी रुचि हो आप उसे पूरी शिद्दत के साथ करें। मेरा शुरू से ही एजुकेशन पढ़ने और पढ़ाने का मेरा इंटरेस्ट रहा। तो आप शुरू से बचपन से मेधावी छात्रों की गिनती में आते थे? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं था, मैं एक सामान्य स्टूडेंट था, पर मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। कुछ परिस्थितियाँ होती है, उस वजह से मुझे आगे पढ़ने के अवसर मिलते रहे जी। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि पढ़ाना मेरा इंटरेस्ट है और मेरा कोर इंटरेस्ट है और इसी वजह से मैं इसे तो ये कॉलेज खोलने की प्रेरणा कब से शुरुआत हुई? हाँ, कॉलेज के लिए हमारे जो फादर हैं उनकी इच्छा थी कि हम गर्ल्स कॉलेज खोलें। ठीक है। तो उन्हीं की जो प्रेरणा है, उन्हीं की वजह से हमने उस दिशा में आने का फैसला लिया। तो आज करीबन आपके कॉलेज की कितनी स्ट्रेंथ है गर्ल्स वाले की? हाँ, गर्ल्स कॉलेज में अभी लगभग 3500 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। ठीक ठीक। अलग अलग। तो आप एज ए प्रोफेसर खुद भी पढ़ाते हैं? हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हम बच्चों को बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज देते हैं और उन्हें लाइफ से दूर कर देते हैं। मुझे लगता है आज हमारा जो युवा है वो बहुत ज़्यादा मेटिस्टिक हो गया है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गया है और वो कहीं लाइफ से दूर होता जा रहा है। और मुझे लगता है ये बुनियादी कमी है कि बच्चों की जब तक हम पर्सनैलिटी डेवलप ना करें, जब तक उन्हें ठीक से सोचना ना सिखाएं, जब तक हम उनका आत्मविश्वास ना बढ़ा पाए, जब तक हम उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप ना कर पाए, मुझे लगता है तब तक ये पढ़ाई जो है आधी अधूरी है और इससे कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं। डॉक्टर साहब, ये बातें हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं और आगे कब तक सुनते रहेंगे? चेंजेस कब आएंगे? हाँ, बस वही चेंजेस लेकर हम आए और हम कॉलेज में पिछले 15 साल से जब से हम यहाँ आए तब से मेरी पूरी कोशिश ये है कि हम इस सिनेरियो को बदल सकें। और नहीं, कोई कारण होगा जो सिस्टम में है जो नहीं बदल पा रहे हैं चाहने के बाद भी? हाँ, इसका कारण है ना सरकारी सिस्टम। हम बहुत ज़्यादा एक ऐसे सिस्टम में बन गए जिसको सिलेबस सिस्टम कहो, इंस्पेक्टर राज कहो, ब्यूरोक्रेसी कह दो। कभी भी ब्यूरोक्रेसी के अधीन टीचर नहीं रहा, पर ये पिछले 100 सालों से हमारी एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से हो गई। तो आप मानते हैं शुरू से दोषपूर्ण नहीं यहाँ की शिक्षा? नहीं, शुरू से गुरुकुल सिस्टम था जहाँ पूरी स्वायत्ता थी। अब स्वायत्ता कुछ भी नहीं रही है। हर जगह हर चीज़ की काउंसलिंग करनी होती है, हर चीज़ के लिए अप्रूवल लेनी होती है, हर चीज़ के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। मुझे लगता है आज सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित एरिया है या बहुत ज़्यादा जो बंधा हुआ एरिया है वो एजुकेशन है। एजुकेशन में फ्रीडम होनी चाहिए, स्वायत्ता होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वो नहीं है और इस वजह से जो है अच्छे लोग काम नहीं कर पाते। नहीं, आप अपने कॉलेज को मतलब जिस शिखर तक ले जाना चाहते हैं उसमें कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं? नहीं, बहुत सारी कठिनाई है। वो गवर्नमेंट की कह सकते हैं? गवर्नमेंट की, पूरे सिस्टम की कही है। अभी एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म होने बाकी है और मुझे लगता है कि अगर सरकार सबसे ज़्यादा प्रमुखता अगर एजुकेशन को दे तो सारे सेक्टर ही अपने आप सुधर जाएंगे। कुछ आपके सुझाव हो सकते हैं जो सुधार के लिए आवश्यक हों? हाँ, सुझाव यही है कि मतलब सभी लोग कहते हैं शिक्षा दोषपूर्ण है, पर कुछ सुझाव ऐसे हों जो एप्लीकेबल हों। सरकार को सोचना तो चाहिए कि जब सभी लोग ये कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कमी है और कुछ हद तक सरकार काम भी कर रही है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी बजट में भी अनाउंस, मतलब स्टेट लेवल पर इसके लिए कुछ किया जा सकता है या सेंट्रल लेवल पे ही होगा ये काम? नहीं, स्टेट लेवल पे भी ये सब इच्छा शक्ति की बात है, पर मुझे नहीं लगता कि आज भारत सरकार या हमारी राज्य सरकार भी शिक्षा को प्रमुखता देती है, गरीबी को दूर करने लगी है। पर मुझे लगता है जब आदमी वास्तव में शिक्षित हो जाए तो फिर वो गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान को बहुत बड़ी ताकत ईश्वर ने दे रखी है। जैसे फॉरेन की अपेक्षा यहाँ की शिक्षा हमेशा ही बैकवर्ड रही है, पीछे रही। स्किल्ड होने के बाद भी आदमी असक्षम रह पाता है।
मतलब वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए, अपना सेल्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो उसके बारे में क्या सुझाव हो सकते हैं? देखिए, अब हम कितने एग्जामिनेशन सिस्टम में बंधे हुए हैं, ये सिलेबस है, इसे पूरा करना है, बच्चे 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं, पढ़ाई रुचिकर नहीं रह गई है, उसमें व्यवहारिकता की कमी है। आज साइंस वाले बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं, वो प्रयोगशाला में दिखाई नहीं देते। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिक एजुकेशन जैसी होनी चाहिए। मैं अभी कुछ समय पहले जापान गया, मैंने वहाँ देखा कि बच्चे बहुत कम थ्योरी, अधिकतर वो प्रैक्टिकल काम करते हैं। हमारे यहाँ जर्नलिज्म का कोर्स है, तो बच्चे बिना कैमरे को फेस किए हुए जर्नलिज्म का कोर्स कर लेते हैं किताबें पढ़कर। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। इसलिए अभी इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार पूरी कोशिश करने के बाद में भी बेरोजगारी को कम नहीं कर पा रही है, और उसका कारण है हमारा दोषपूर्ण एजुकेशन सिस्टम। अगर ये ठीक होता है तो इससे क्या लाभ हो सकते हैं? नहीं, एजुकेशन सिस्टम ठीक होने के बाद तो मतलब रोजगार के अवसर अच्छे होंगे, व्यापार के हमारी अवसर जो अच्छे होंगे। 130 करोड़ की आबादी है, जिसमें ज़्यादातर युवा है, ये हमारी ताकत भी बन सकती है और हमारी कमजोरी भी बन सकती है। पर अगर वो तभी संभव है जब हमारी एजुकेशन सिस्टम बेहतर बने। डॉक्टर साहब, आप मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी करते हैं, हाँ जी। तो वो आपका ये शिक्षा के साथ ही एक शौक है या कुछ और अध्यात्म है ये? ये मेरा शौक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आखिर जीवन तो जीना है ही, कितना भी पढ़ लें, कितना भी कमा लें, जीना तो हर इंसान को है। तो जीवंतता तो होनी चाहिए। तो लाइफ स्किल सिखाना मेरी एक हॉबी रही है, और मैं बच्चों से लाइफ से रिलेटेड बातें करता हूँ। हाउ टू लिव। हाँ, और बेहतर जिंदगी कैसे जिए, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, स्ट्रेस फ्री कैसे रहे, मोटिवेटेड कैसे रहे, जीवन में प्रेम का क्या महत्व है, ये सब, प्रकृति से प्रेम कैसे करें। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें जीवन के बहुत करीब है, और इस पे मैं अध्ययन भी करता हूँ। तो इसमें स्टूडेंट्स का रुझान है या आपके कहने से ज़बरदस्ती वो सुनते हैं ऐसी? देखिए, वो सब डिलीवर करने वाले पे डिपेंड करता है, आप किस बात को कितनी रोचक तरीके से बताते हैं। और हो सकता है कुछ बातें उनको ना समझ में आती हो, पर शुरुआत इसी तरह से होती है। कोई ज़रूरी नहीं हर चीज़ हम रुचिकर ही करें। जो आवश्यक चीज़ें हैं वो कम रुचिकर हो तो भी सुननी पड़ती है, पर मुझे फिर भी लगता है कि बच्चे इंटरेस्ट लेते तो ये अध्यात्म और शिक्षा मिला के जीवन जिया जा सकता है? देखिए, मैं एक बहुत गहरी बात आपको बता देना चाहता हूँ। कृष्ण को हम जानते हैं कि कृष्ण जो है वो मक्खन खाए, ठीक है, माखन चोर के रूप में कृष्ण की एक इमेज है। कृष्ण की इमेज गोपियों के बीच में भी इमेज है, पर कृष्ण की एक असली इमेज जो शायद हम भूल गए। कृष्ण ने पूरी जिंदगी, जब से वो युवा हुए और जब से वो इस दुनिया से गए, तब तक उन्होंने पूरी जीवन ये कोशिश की कि मैं इन राजाओं को अध्यात्म से जोड़ पाऊँ, क्योंकि जो अध्यात्म से जो राजा जुड़ जाएगा वो प्रजा का बुरा नहीं कर सकता, अदरवाइज तो शोषण होता ही रहेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, अध्यात्म में जुड़ना आदमी के लिए परम आवश्यक होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत जरूरी है। हमारे राजनेता अगर अध्यात्म से जुड़ जाए तो सारा करप्शन ही खत्म हो जाए। आज जितनी बेईमानी, मक्कारी, झूठ, फरेब, इसके लिए हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार है। उनमें बैठे हुए नेताओं की गुणवत्ता बहुत कमजोर है, उनके अंदर बेसिक वैल्यूज़ की बहुत कमी है, उन्हें बहुत हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत कम अनुभव है और बहुत कम उनका चिंतन। तो इस दिशा में कोई प्रयास आपके ऐसे कुछ हो रहे हैं या करना चाहते हैं? इस दिशा में मैंने ये कोशिश की है कि जो साइकोलॉजी का जो सबसे बेहतर लिटरेचर है, जिसे हमारे हर घरों में रखा गया है, जिसे भगवत गीता हम कहते हैं, ठीक है, वो एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें ये समझाया गया है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप हैं कौन, आपका मन क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, आपकी शख्सियत क्या है, ऊर्जा क्या है, शरीर क्या है। मुझे लगता है ये जब तक आदमी खुद ही ये नहीं समझे कि वो है कौन और उसके जीवन का मकसद क्या है, तब तक वो जीवन जी रहा है, पर कोई बेईमानी है ये सब। सो मैंने ये कोशिश की है, मैंने बहुत ही सरल शब्दों में भगवत गीता संजय की नज़र से, क्योंकि एक संजय 5150 साल पहले थे, पर उस समय तो भाले और तलवारों का समय था, पर अब इंटरनेट का समय। तो मैंने कोशिश की कि आज के कंटेक्स्ट में उसी नॉलेज को, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझाऊं। कुछ शब्दों में गीता के ज्ञान को आप परिभाषित कर सकते हैं अपने? हाँ, क्योंकि हम देखिए ना, मैं मतलब जीवन का जैसे सफलता का स्रोत क्या हो सकता है एक युवा के लिए, एक आम समाज के लिए? चूँकि अभी जो समय है वो एग्जाम का समय, युवाओं का समय, ठीक है, तो मैं गीता की वो बात जो युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है वो बता देना चाहता हूँ। जी।
देखिए, कृष्ण जब युद्ध करते थे, कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ तो हर रोज रणनीति बनाते थे कि आज दिन में क्या करना है। मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में लक्ष्य बनाइए, फिर एक्शन करिए, और फिर तीसरी स्टेप होती है रिएक्शन। जब भी बच्चे फर्स्ट और सेकंड काम करेंगे, यानी लक्ष्य बनाएंगे और एक्शन करेंगे, तब तक वो कभी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। ठीक है। उन्हें मजा आएगा, कर्म भक्ति बन जाएगा, कर्म शिद्दत बन जाएगा। लेकिन जब वो कर्म करते समय उसकी फल की तरफ देखने लगेंगे तो उनकी आधी ऊर्जा फल की तरफ लग जाएगी। नहीं, जो उनके फल हाथ में ऑब्जेक्ट नहीं भी है। तो हो सकता है। नहीं, लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य बनाने की मनाही नहीं है। लक्ष्य बनाना और कर्म करना, लक्ष्य और मतलब ऑब्जेक्ट और ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि हर एक्शन रिएक्शन में बदलता है। लोगों की कॉन्सेप्ट ही बहुत कमजोर है। उन्हें लगता है कि कर्म का फल आता है और नहीं आता। ऐसा नहीं होता जी, आता ही है। एक्शन रिएक्शन में बदलता ही है। कभी आए वो। हाँ, वो आएगा, क्योंकि आज आपने आम का पेड़ देखा, वहाँ खटास भी नहीं थी और मिठास भी नहीं थी, पर पेड़ तैयार हो रहा है। अगले महीने खटास आने वाली है और अप्रैल के महीने में आम आने वाले हैं। तो आम तो निश्चित रूप से आने ही वाले हैं, तैयारी चल रही है। पर ऐसा नहीं कह सकते कि आज आम तैयार नहीं हो रहा है, आज पेड़ में आम तैयार हो रहा है। कार्य परिणाम में बदलता है, उस पर गहरी आस्था लोगों की होती नहीं है। इस वजह से उनमें डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है। मैं चाहता हूँ कि युवा कर्म करे, पहले लक्ष्य बनाए, फिर कर्म करे, और अपनी बिल्कुल फल पे आसक्ति बिल्कुल नहीं रहे। तो मुझे लगता है फिर हर कर्म में ही पूजा बन जाता है। अभी कर्म करने का जो आर्ट है वो बहुत कम लोगों को आती है। लोगों ने सुन बहुत रखा है पर समझ में नहीं आया, और जब तक सुनी हुई बात समझ में नहीं आए वो बेईमानी है। तो आप आगे कैसे समाज की कल्पना करते हैं? मैं तो आगे इसी समाज की कल्पना करता हूँ और मैं उसके बारे में अपना पूरा प्रयास करूँगा कि नहीं, वो क्या योगदान हो सकते हैं जो आप समाज को दे रहे हैं या देना चाहते हैं या देंगे? हाँ, निश्चित रूप से मेरी दो सपने हैं। मैं एक तो ये चाहता हूँ कि समाज में हमारी सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली धरोहर है वो है हमारी बेटियाँ। ठीक है। हमारी बहनें, हमारी माँ। बहुत अच्छी। तो महिलाओं को सशक्त करना मुझे लगता है ये आज की समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ठीक ठीक। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस रोज हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में ये पुरुष हट के महिलाएं आ जाएगी, क्योंकि महिलाएं भावनात्मक होती हैं और देश को चलाने के लिए बुद्धि से भी ज़्यादा जरूरत होती है, तो भावनाओं की होती है। ये आपका पहला ड्रीम है? हाँ, पहला ड्रीम है कि मैं अपनी जीवन में महिला सशक्तिकरण पे कुछ काम कर सकूं। दूसरा? और दूसरा है हमारी लाइफ में हम जो कृष्ण को भूल चुके हैं, हम जो साइकोलॉजी को भूल चुके हैं, हम जो वैल्यू सिस्टम हमारा है, हमारी जो पेरेंटिंग है वो सुधरे। क्योंकि जब हमारे यहाँ वैल्यू सिस्टम अच्छा होगा, जब हमें भगवत गीता समझ आएगी, कुरान समझ में आएगी और हम अच्छे इंसान बनेंगे, तभी अच्छा समाज बनेगा। तो पूरे एजुकेशन में किताबें पढ़नी एक अलग बात है, पर बच्चों को जीवन धीरे धीरे ऐसा तो नहीं आप पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाएंगे या पूरी तरह से अध्यात्म में चले जाएंगे? ऐसा तो जीवन है ही हमारा। हमें आगे जाके जुड़ना तो ईश्वर से ही होता है। आप माने या ना माने, कल ना तो आपका भरोसा, मतलब परम उद्देश्य तो वही है, अल्टीमेट तो वही जाना होता है सभी को। अच्छा है, जीवन में सारी डायमेंशन होने चाहिए। कभी आप युवा थे, कभी आप प्रौढ़ होंगे और कभी आप जाएंगे भी इस दुनिया से। तो आप अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट फील कर रहे हैं अपने आप को कि जो आप करना चाहते थे वो कर रहे हैं? हाँ, जो हम करना चाहते हैं निश्चित रूप से हम करने की कोशिश करते हैं, पर सब कुछ हमारे हाथ में भी नहीं होता। जी जी। और पूर्ण रूप से कभी संतुष्ट भी नहीं रहा जा सकता, बस प्रयास किए जाने चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से। हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, दर्शकों को ये बात कहना चाहेंगे कि अच्छी जीवन के कुछ राज और कुछ टिप्स इनके साथ शेयर कर लेना चाहता हूँ। जी बताइए, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हाँ, और जीवन बदल देगी, मैं तो ये बात पूरी शिद्दत के साथ कहता हूँ। क्योंकि अगर नॉलेज में अगर दम नहीं है तो फिर किसी में दम नहीं है। बहुत अच्छी पूरा कायनात, पूरा समाज नॉलेज पर आधारित है। तो एक ही बात है, अगर सुन ले, क्योंकि सुनते बहुत लोग हैं पर समझते बहुत ही कम लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि सुनने के साथ साथ आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज सूर्य उगा था और सूर्य की एक बहुत बड़ी ताकत है, पर आप एक गलती कर लिए थे। सूर्य के प्रति आपकी कृतज्ञता का नज़रिया था नहीं, आप उसे कभी थैंक यू बोले नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि सुबह उठे आप आज माँ को चरण स्पर्श कर सकते थे, पर आपने उसने चरण स्पर्श करके धन्यवाद नहीं दिया है। मैं चाहता हूँ कि वो बढ़ते हुए पेड़ जो आपके गार्डन में लगे हैं उनके ऊपर हाथ रखकर आप उन्हें धन्यवाद दीजिए। मैं चाहता हूँ इस धरती पे बहते पानी, इस पे उगती अग्नि, हवाएं और पूरे ब्रह्मांड को आप धन्यवाद दीजिए,
क्योंकि आप और कुछ भी बन सकते थे, पर आप इस कायनात की सर्वश्रेष्ठ कृति इंसान बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो सूर्य, चंद्रमा, पेड़, पहाड़, हेल्थ, रिलेशन, मनी, करियर, जॉब, बिजनेस, बहुत सी चीज़ें इंसान को मिली हुई हैं, पर वो अक्सर वो चीज़ देखता है जो उसे मिली नहीं है। उसे देखना वो चीज़ चाहिए जो उसे मिली हुई है। जो चीज़ें मिली हुई हैं उसके प्रति जब वो कृतज्ञ होता है तो वो फिर मजबूत बनता है, तब उसके अंदर एक पॉजिटिव फील आता है, तब उसके अंदर का पूरा केमिस्ट्री, उसका केमिकल सब बदलते हैं। उसके दिमाग से निकलने वाले ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, मेलाटोनिन, एंडोफाइन, ये सब हार्मोन बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीक्रेट होते हैं। तो मुझे लगता है कि सब कुछ आपके अंदर है। अगर आप करेले बने हुए ना तो बाहर करेले ही मिलने वाले हैं। आपको आम बनने की ज़रूरत है, और आम आप तभी बनेंगे जब आप कृतज्ञ होंगे, जब आप दिन में 100 बार धन्यवाद बोलने की औकात बनाएंगे। मैं चाहता हूँ हम सब लोग जिस मजबूती से एक इंसान होने के गर्व महसूस करते हैं, हमें अपने अंदर के वातावरण को बेहतर बनाना चाहिए। हमें कृतज्ञता की भावना को बढ़ाना चाहिए। मेरे को लगता है कि जापानी इस मामले में हमसे बहुत आगे है, और इसी वजह से वो देश इतना तरक्की किया है। तो सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे, चेक चेक चेक, ये चेक करिए कि आप कितने कृतज्ञ हैं, क्योंकि मैंने जिन जिन के नाम लिए उन सब के बारे में पिछले सप्ताह आपने कितना दिल से धन्यवाद दिया था, क्योंकि वो उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला था, वो असल में आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला था, पर आप अपना ही नुकसान किए जा रहे हैं। आप मांगे ही जा रहे हैं। आप देने वाले बनिए, कृतज्ञ बनिए, प्रेमी बनिए, यही मेरा है। ये आपके अपने सेल्फ मोटिवेशनल विचार हैं या शिक्षा से आपको ये सब जानकारी शिक्षा जिसे आप बोल रहे हैं वो किताबें सिखाती है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आज से 27 साल पहले मैंने सीए किया, फिर मैंने लॉ पढ़ा, मैंने कॉमर्स के अंदर पीएचडी की, लॉ में पीएचडी में कर रहा हूँ, मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया, पर ये सब शिक्षा मुझे बेमानी लगती है। असली शिक्षा है अपने आप को जानना। मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी खोज पदार्थ की नहीं बल्कि इंसान को खुद की खोज है। जब आप अपनी खोज करते हैं तो आप बहुत कुछ समझने लगते हैं। एक सवाल दर्शकों के लिए, अपने लिए, सभी के लिए, कि जीवन का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये बहुत बड़ी बात आपने पूछ ली। सबके लिए अलग अलग इसका जवाब होगा। नहीं, वो उससे यूनिवर्सली तो सबके लिए एक ही होना चाहिए, परमात्मा की दृष्टि से कि हम सब लोग जो है वो मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है। हम जब बाहर से किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हम बंध जाते हैं। बंधन मुक्त होना चाहते हैं हम सब लोग। ये इंसान की परम उद्देश्य है, इंसान का, जिसको हम लिबरेशन कहते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली आप सब चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल करिए, सब पदार्थ पाइए, आप ऐश्वर्यमान बनिए। ठीक है। पर उसके बाद में आप उसके साथ अटैच मत रहिए, लिप्त मत होइए, उसमें लिप्त मत होइए। तो मुझे लगता है फिर आप लिबरेट हो जाते हैं। आप सब चीज़ों को एंजॉय करिए। आपके लिए चीज़ों के लिए आप नहीं है। बहुत अच्छे शब्दों में अगर ये आप इस गहरी फिलोसफी को समझ जाते हैं तो आप कितने भी अमीर हो, आप कभी किसी का नुकसान नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हो, आप किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सब में रब बसता है, सब में ईश्वर बसता है। 2 शब्द हमारे चैनल के लिए। ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ पे अच्छे कंटेंट हो, जहाँ पर बहुत पैसा ना हो बल्कि बहुत नॉलेज हो। तो आपने जो चैनल का प्रयास किया गया है ये उसी दिशा में है, जहाँ कम खर्चे में हम अच्छे कंटेंट दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसे बहुत अच्छे से बढ़ाएं, आप अच्छे कंटेंट इस रोज़ाना दर्शकों तक पहुँचाएं, क्योंकि ज्ञान ही सब कुछ है, और ज्ञान के लिए कोई बहुत अधिक दौलत की आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।